हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, शुरू में हमने बात करी थी जेनेटिक मेंडलिज्म डिसऑर्डर की, जिसमें हमने ये एक टेबल मेंटेन करी थी कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो मेंडलिज्म रूल को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, उनको मेंडलिज्म डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस की वजह से हो रही थी, कौन कौन से क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल थे, रिसेसिव था, डोमिनेंट कंडीशन की वजह से हो रही थी, वो यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, जिसमें से हम एक कंडीशन कलर ब्लाइंडनेस को डिटेल के साथ में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं एक दो जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो मेंशन कर देता हूँ कि किस डिजीज को करने के लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, जो मेन है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इसमें लिखा हुआ कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, लेकिन ऑटोसोम में कौन से नंबर का क्रोमोसोम, तो दैट इज द 11th नंबर क्रोमोसोम। 11वें नंबर का क्रोमोसोम होगा तो ये डिजीज होगी। फिनाइल कीटोरिया जो डिजीज हो रही है वो भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से हो रही है, ये होगी 12th नंबर क्रोमोसोम की खराबी की वजह से होगी। इसी तरीके से सिस्टिक फाइब्रोसिस है, दैट इज ड्यू टू द 7th नंबर क्रोमोसोम। ये तीन मेन है जो पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए मैंने तीनों के क्रोमोसोम नंबर भी इधर लिख दिया। इसके बाद में हमने जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी वो हमने डील करी थी। ठीक है, ट्राइनोपिया ब्लाइंडनेस क्या था वो हमने देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट वन हम आ गए थे इसके न्यूमेरिकल सेगमेंट के ऊपर कि यहाँ से कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि किस में कितनी परसेंटेज अफेक्टेड होगी, कितने नॉर्मल होगी, ऐसा यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। अभी जो नेक्स्ट वन जो हमें डिसऑर्डर डील करना दैट इज द हीमोफीलिया डिजीज हमें डील करनी है। बट हीमोफीलिया पे आने से पहले इसी कलर ब्लाइंडनेस में एक दो छोटी छोटी टर्म्स और है एक्स्ट्रा, वो आपको मैं और बता देता हूँ। जैसे कि ट्राइक्रोमेसी एक टर्म पूछी जाती है, ट्राइक्रोमेसी। ट्राई का मीन तीन, क्रोमा का मतलब कलर। तो सभी कलर को देखने के लिए जो बेसिक जो सेल हैं दे आर द 3 डिफरेंट सेल्स। 3 ही बेसिक कलर होते हैं और उन कलर से मिलके सारे के सारे कलर हमें दिखाई देते हैं। तो उन बेसिक कलर को देखने के लिए हमारे पास 3 सेल होती हैं जिनकी नर्व अलग अलग तरीके से अरेंज होकर हमें सारे के सारे कलर विजिबल करते हैं। ठीक है, तो 3 डिफरेंट कलर कौन सेल are used to observe all color। कि तब सारे कलर को देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक कौन सेल की रिक्वायरमेंट हो, दैट इज नोन एज द ट्राइक्रोमेसी बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म हो रहा है दैट इज द एनामोलस। एनामोलस का मतलब अबनॉर्मल बात है, एनामोलस बोल दे फिर अबनॉर्मल बोल दो। ट्राइक्रोमेसी भाई अभी हमने ट्राइक्रोमेसी वर्ड का यूज करा, अब ये अबनॉर्मल या फिर एनामोलस। तब 3 में से किसी एक कौन सेल के ऊपर जो लाइट है वो ज्यादा स्लाइड हो जाए अलाइनमेंट से बाहर जाके, तो उसको आप एनामोलस ट्राइक्रोमेसी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे when one cone cell receive light slightly out of alignment, अलाइनमेंट का मतलब कि जितनी आनी चाहिए थी उससे ज्यादा। ठीक है, तो वो चीज हो गई आपकी एनामोलस ट्राइक्रोमेसी। ठीक है, नेक्स्ट वन जो अब हमें डिजीज डील करनी डिटेल के साथ में दैट इज द हीमोफीलिया डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज द हीमोफीलिया डिसऑर्डर। सेकंड जो मेन है काफी बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए दैट इज द हीमोफीलिया। जो हीमोफिलिया डिसऑर्डर that is also known as the Bladder disorder।
आल्सो नोन एज द रॉयल डिसऑर्डर। इसको ब्लीडर डिजीज या फिर रॉयल डिजीज भी क्यों बोलते हैं, वो हमें यहाँ पर देखना। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हीमोफीलिया कंडीशन है क्या, इसमें होता क्या। हम बोलते हैं कि नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो 2 से लेकर 6 मिनट में हो जाती है। बट अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया है, अगर किसी पर्सन के अंदर हीमोफीलिया कंडीशन है, तो उसका ब्लड मोर देन 12 मिनट तक क्लॉट नहीं होता है, काफी लंबे टाइम तक बहता रहता है। तो ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वही कंडीशन कहलाती है आपकी हीमोफीलिया कंडीशन कहलाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं नॉर्मल blood clotting take place within 2 to 6 मिनट। कहीं पे 6 मिनट दे रखा है, कहीं पे आपके 12 मिनट भी दे रखा है। ठीक है, 2 से लेकर 6 मिनट के अंदर नॉर्मली क्लॉट हो जाती है। विच रिक्वायर 13 फैक्टर्स। नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के अंदर 13 फैक्टर की क्या होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी। बट पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग take place more than 12 मिनट, और इवन क्लॉट नहीं भी हो सकते, और इवन नॉट। तो जिसके केस में खून या तो 12 मिनट से ज्यादा टाइम में जमे या फिर वहां पर जमे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया कंडीशन बोलते हैं। ड्यू टू absence ऑफ एनी क्लॉटिंग फैक्टर, कि वहां पर कोई जो एक क्लॉटिंग फैक्टर था 13 में से वो कोई भी एक एब्सेंट हो गया तो प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, और उसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, हीमोफीलिया डिजीज बोल देते हैं। अब इसको ब्लीडर डिजीज क्यों बोला या फिर डिसऑर्डर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होने लग रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्लीडर डिजीज, बिकॉज continuous bleeding take place। देखिए, हमें तो मान लो कोई भी छोटा सा कट लगा, चोट लगी, तो कुछ ही मिनट में जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। बट जो इस टाइप के पेशेंट रहेंगे उनमें जो छोटे छोटे कट है इवन वो भी लंबे टाइम तक ब्लड रिलीज करते रहेंगे, इसलिए इसको ब्लीडर डिजीज भी बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द रॉयल डिजीज या फिर रॉयल डिसऑर्डर। ऐसा क्यों बोलेगा, इसका जो सबसे पहला जो केस है, जो फर्स्ट टाइम जो ये ऑब्जर्व हुआ, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जो क्वीन विक्टोरिया थी उनकी फैमिली के अंदर फर्स्ट टाइम ये केस देखा गया था। ठीक है, तो रॉयल फैमिली थी इंग्लैंड की, इसलिए इसको रॉयल डिसऑर्डर भी बोला गया, बिकॉज फर्स्ट केस वर studied in family of Queen Victoria, family of Queen Victoria। ठीक है, इंग्लैंड। और जो क्वीन विक्टोरिया का जो सन था लियोपार्ड, उसके अंदर ये फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था। अब उसमें डिजीज कहां से आई उसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो क्वीन विक्टोरिया का जो सन था लियोपार्ड, उसके अंदर फर्स्ट टाइम ये डिसऑर्डर नोटिस हुआ था, और शाही परिवार था तो इसलिए इसको रॉयल डिसऑर्डर फिर रॉयल डिजीज भी बोला गया।
इसमें होगा क्या कि जो क्लोटिंग प्रोटीन हमें चाहिए, फिर जो क्लोटिंग फैक्टर चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर क्लोटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो दिस डिसऑर्डर टेक प्लेस ड्यू टू absence of clotting factors और clotting protein। खून को जमाने के लिए जो 13 अलग अलग फैक्टर थे उनमें से कुछ फैक्टर, कुछ प्रोटीन अब्सेंट होंगे, जिसकी वजह से ब्लड क्लोट नहीं होगा और कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो करता हुआ रहेगा। अब इसका जो अफेक्टेड जो जीन है, इसका या जो डिफेक्टेड जीन है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मिलती है। जो हीमोफिलिक फीमेल होती है वो बहुत ही रेयरली केस में मिलती है, और जो की जो मेल है वो ये एक सिंगल एक्स के अफेक्ट होने की वजह से डिजीज कर देता है। ठीक है, पहले इसके टाइप पे आते हैं, फिर इसके हम जो न्यूमेरिकल है या फिर जो क्रॉस के जो टाइप है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप आ जाएगा, इट हैज टू टाइप्स, दो टाइप्स है इसके। कौन कौन से टाइप है? फर्स्ट टाइप दैट इज द हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए, ठीक है। जो हीमोफीलिया ए है ये ज्यादा सीवियर, ज्यादा घातक है। इट इज मोर सीवियर, ज्यादा घातक है। ठीक है, ये फिर फैटल है। ये जो होता है इट occur due to absence of फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 के एब्सेंट होने की वजह से होता है। और जो फैक्टर नंबर 8 है, दैट फैक्टर नंबर 8 आल्सो नोन एज द एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। तो इस फैक्टर नंबर 8 को हम शॉर्ट में AHGB बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। तो फैक्टर नंबर 8 आल्सो नोन एज द एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। तो अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो आगे के जो फैक्टर है कैस्केड मैनर में एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और वहां पर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी और फाइनली क्या हो जाएगी, वहां पर डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अभी बताया था कि कहां पर प्रेजेंट हो गई, इस फैक्टर को बनाने वाला जीन भी प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। और जो कैरियर जो फीमेल रहती है उसमें इसका एक्सप्रेशन कैसे रहता है, लेटेंट फेज में रहेगा, यानी कि हिडन रहेगा। तो एड्स एक्सप्रेशन remain hidden or latent in carrier female। कैरियर फीमेल में इनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दो है, दो में से एक नॉर्मल और एक कैसे है, अब नॉर्मल है। तो वहां पर कुछ फैक्टर बनेंगे और जितने भी फैक्टर बनेंगे वो ब्लड क्लोटिंग के लिए होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से डिजीज जनरली नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो फीमेल अगर कैरियर है तो वहां पर ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, क्योंकि जितनी अमाउंट चाहिए थी क्लोट करने के लिए उतनी वहां पर सफिशिएंट होती है और ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है दैट इज हीमोफिलिक बी कंडीशन। सेकेंड टाइप दैट इज हीमोफीलिया बी या फिर
सेकेंड टाइप। जो ये हीमोफिलिक डी है, दैट इज आल्सो नोन एज द क्रिसमस डिजीज। इसको क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पेशेंट था फिलिप्स क्रिसमस, तो उसका जो सरनेम था क्रिसमस, उसके ऑनर में इसको हीमोफिलिक डिजीज या फिर क्रिसमस डिजीज भी बोल दिया गया। इस हीमोफीलिया बी के अंदर जो फैक्टर नंबर 9 है, फैक्टर नंबर 9 विल बी एब्सेंट। ए में कौन सा था? फैक्टर नंबर 8 था, और इसमें कौन सा होगा? फैक्टर नंबर 9 एब्सेंट होगा। और जो फैक्टर नंबर 9 है, दैट फैक्टर नंबर 9 इज आल्सो नोन एज द थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल सकते हो। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो ये फैक्टर के नेम है। जैसे फैक्टर नंबर 8 था एंटीमोफिलिक ग्लोबिन, फैक्टर नंबर 9 थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी तरीके से यहाँ पर कैल्शियम भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, ये सारे के सारे एक एक फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से टोटल 13 फैक्टर की क्या होती है? इन्वॉल्वमेंट होती है। और यहाँ पर ये दो मेन टाइप हैं जो फैक्टर नंबर 8 और 9 के एब्सेंट होने की वजह से होने लग रहे हैं। और जो इन दोनों में से जो ज्यादा फैटल, जो ज्यादा घातक है, दैट इज द हीमोफीलिया ए। तो यहाँ पर हीमोफीलिया ए इज मोर फैटल या फिर लिथल देन हीमोफीलिया बी, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमने वहां पर क्रॉस देखा था कलर ब्लाइंडनेस के लिए, वैसे कुछ क्रॉस हम इधर भी देख सकते हैं कि अगर हम ऐसे ऐसी कंडीशन के बीच में क्रॉस करवाएं तो कौन कौन सी कंडीशन सामने निकल के आएगी, वो हमें यहाँ पर देखना। जैसे मान लो मैं क्रॉस में बोलूं, आपको स्टेटमेंट दे दी जाए कि जो फीमेल है वो कैरियर है और जो मैन है वो नॉर्मल है, तो कितने % हीमोफिलिक बॉयज होंगे, ठीक है। जिस मान लो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ कि वुमेन इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया and man is normal, then how many percentage of boy will be hemophilic? कितने % बॉय ऑफस्प्रिंग के अंदर हीमोफिलिक कंडीशन होगी, ठीक है। जैसे जैसे कंडीशन देती जाए वैसे वैसे प्लेस करते जाए। फीमेल कैसी दे रखी है भाई? कैरियर दे रखी है, और आपको पता है कि इसके केस में जो कैरियर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। अगर दोनों पे कर देंगे तो फीमेल कैसे हो जाएगी? अफेक्टेड हो जाएगी। कौन सी जनरेशन है ये? पी, पेरेंटल जनरेशन है। मेल कैसे है? यहाँ पर नॉर्मल है, तो यहाँ पर XY कर दें। अगर आप यहाँ पर लिख दोगे एक H, तो वो कैरियर ना होकर क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। दोनों की शादी हुई है, आने वाली प्रोजेनी के अंदर कितने अफेक्टेड होंगे ये आपको बताना। तो सिंपल सा वही क्रॉस कर ले हम। फीमेल के केस में X नॉर्मल, X हीमोफिलिक कैरियर, यहाँ पर X नॉर्मल, Y नॉर्मल। क्रॉस कर दो, XX नॉर्मल फीमेल, XXH कैरियर फीमेल, यहाँ पर XY नॉर्मल मेल एंड द XHY। तब आपके सामने यहाँ पर कि कौन कौन सी कंडीशन आई है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक है गर्ल, वन गर्ल, वो कैसी है? नॉर्मल है। और जबकि जो एक है वो कैसी है? कैरियर गर्ल है। ये कैसे हो गई? कैरियर। ये कैसे हो गई? नॉर्मल हो गई।
और दोनों में एक्स एक्स है तो मतलब ये गर्ल है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे 1 जो बॉय है वो कैसा है, नॉर्मल है, 1 बॉय नॉर्मल है। और एक देखोगे तो इधर ये कैसा है, अफेक्टेड है या हीमोफिलिक बॉय है। तो दिस वन इज द 1 हीमोफिलिक बॉय। तो सभी का रेशियो 1:1 आने लग रहा है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, एक तो जैसे ही हो गया, आंसर में कितना जाएगा, प्रोजेनी का पूछा गया है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ बॉय विल बी हीमोफिलिक। देखो बॉय वर्ड यूज करा गया है, तो बॉय का ये दो गए ना, ये दोनों के दोनों बॉय हैं, और कितनी परसेंटेज बना रहे हैं, 100 में से एक अफेक्टेड हो गया तो कितना आ गया, 50। तो आंसर आ जाएगा 50% आ जाएगा। अगर मान लो ये पूछ लेते कि हाउ मेनी परसेंटेज विल बी हीमोफिलिक, तो फिर आपका आंसर आता है कितना, 25% आता है। तो यहां पर मैं लिख दूं 25% ऑफ टोटल प्रोजेनी विल बी कलर ब्लाइंड। ऐसा लिख सकता हूं 50% ऑफ बॉय प्रोजेनी विल बी कलर ब्लाइंड। ठीक है, बॉय में 50 और टोटल का 25। इसी तरीके से आप कैरियर का पूछ सकते हो, परसेंटेज ऑफ कैरियर ऑफस्प्रिंग इज द 25। कैरियर परसेंटेज ऑफ फीमेल विच आर कैरियर दैट इज द 25, सॉरी 50। दो में 100 है तो एक में कितना आ जाएगा, 50। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाता हूँ इनसे रिलेटेड, जो मॉड्यूल में गिवन है और जो बार बार पूछे गए हैं, तो मैं आपको वो करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन देता हूँ। इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज विद ए वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर द नॉर्मल कलर विजन, बाई मेल और फीमेल। मेल कैसे दे रखा है, कलर ब्लाइंड दे रखा है, तो मैं यहाँ पर ये कर दूं, आपको पता ही है। फीमेल कैसे दे रखी है, होमोजाइगस नॉर्मल कंडीशन की दे रखी है, होमोजाइगस नॉर्मल बोला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर XX कर दिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे, चाहो तो आप साथ के साथ भी कर सकते हो। सिंपल सा वही आपको क्रॉस यहाँ पर करना है, फीमेल XX, यहाँ पर XC और Y, XXC X, यहाँ पर XC XY और XY। देखिए दो गर्ल्स है वो कैसी हैं, कैरियर हैं, और जो दो बॉयज है वो कैसे हैं, नॉर्मल है। तो बॉयज की परसेंटेज पूछी गई है, तो बॉयज तो टोटली कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, क्या किसी में भी कोई भी डिफेक्टेड जीन आया, सी वाला नहीं आया। तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज द 0%। क्लियर हो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन शायद आपको विजिबल होगा। एक कलर ब्लाइंड मैन मैरिज विद ए वुमेन विद द नॉर्मल साइट who has no history of the color blind in her family, what is the probability of their grandson being color blind। ठीक है, तो यहाँ पर किसमें पूछी गई है, ग्रैंडसन के अंदर पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे जैसे स्टेटमेंट देते जाएं वैसे वैसे आपको कंडीशन रखनी है इधर, ठीक है। कंडीशन कैसे रखोगे आप, सेकंड क्वेश्चन के लिए वो चीज देखिएगा। जो मैन है वो कैसे दे रखा है, कलर ब्लाइंड दे रखा है, यहाँ पर रखता हूँ। मैन कैसे दे रखा है, कलर ब्लाइंड दे रखा है, तो जो मेल है दैट इज कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड के लिए सी लिख दो। गेट मैरिड विद द नॉर्मल साइट फीमेल, जो फीमेल है वो कैसी है, नॉर्मल साइट की, ठीक है। अब आने वाले ग्रैंडसन के अंदर परसेंटेज पूछी गई है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देखूं कि यहाँ पर मैं क्रॉस करके देख लूं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो मैं हटा देता हूं। तो यहां पर आप क्रॉस कर दोगे, ठीक है। यहां पर फीमेल की कंडीशन XX, यहां पर है XCY, क्रॉस करोगे XXC फीमेल कैरियर, यहां पर XXC XY और XY। क्या ये ग्रैंडसन आया, नहीं, ये तो थी पेरेंटल जनरेशन, और ये आ गई कौन सी, F1 जनरेशन आ गई।
तो ये तो सन या फिर डॉटर आई, तो हमें बात करनी किसकी, ग्रैंडसन की बात करनी है। तो देखिए ग्रैंडसन में जीन तो तभी पास आउट होगा ना, तभी यहां से जाएगा। देखिए हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता, ठीक है, जिसको आप पोता या पोती बोलते हो, तो हमारे दिमाग में वो चीज सेट होती है इधर हमारे लोकल एरिया के अकॉर्डिंग। बट अगर आप ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड फादर की बात करते हो तो इवन नाना और जो देवता होता है रिश्ते में, दे आर आल्सो इंक्लूड, उनके लिए भी सेम वर्ड ही यूज होते हैं। तो यहाँ पर डिफेक्टेड जीन किस में है, डॉटर में, तो डॉटर से किस में जाएगा, सन में जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे मान लो मैं इधर कंडीशन ले लो, ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि मैंने फीमेल लिया है ये कैदर, ठीक है, अब इस कैदर की शादी हो गई किसी भी नॉर्मल मेल के साथ में, क्योंकि कंडीशन नहीं दे रखी आगे की, तो आप नॉर्मली लेके चलोगे। क्रॉस अगर इधर कर दिया जाए, फीमेल रख ले जाए कैरियर, मेल कैसा है, नॉर्मल, एक्स 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 सी एक्स वाई और एक्स सी वाई, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि इन हर फैमिली पूछा है, तो लेडीज की बात कर रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो उसके आने वाले जो पोता है या फिर जो देवता जिसको आप बोलते हो, उनके अंदर कितनी परसेंटेज में मिलेगी, और वो भी ग्रैंडसन की बात कर रहा है ना, टोटल प्रोजेनी की बात नहीं कर रहा बल्कि ग्रैंडसन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रैंडसन तो इसके दो हैं, एक ये और एक ये है। अब इन दोनों की परसेंटेज निकालनी है भाई, 50% ये हो गया 50% ये हो गया, तो 50% कैसे है, नॉर्मल, और 50% कैसे आ रहा है, कलर ब्लेंड आ रहा है, तो सिर्फ यही आ रहा है, तो दिस वन इज द 50% ऑफ द ग्रैंडसन। अगर टोटल प्रोजेनी का पूछता तो आंसर कितना आता, 25, लेकिन ग्रैंडसन वर्ड यूज करा गया तो यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका दैट इज द 0.5। क्लियर होगा आई थिंक सर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man whose father was color blind marries a woman who's had the color blind mother and the normal father, what percentage of male children of this couple will be color blind। प्लीज अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा और आपको भी करने का मन करे या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहो, तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ आपके इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखता हूँ। क्वेश्चन में साथ के साथ मैं बोलता हुआ चलता हूँ, और क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी है वो यहाँ पर मैं रखता हो जाता हूँ। पहला दे रखा है कि ये मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, भाई ये मैन हो गया और ये इसका फादर हो गया, जिसके अंदर क्या थी, कलर ब्लाइंडनेस कंडीशन थी, तो हम ये कर दें। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश बहुत ज्यादा करेगा, होगा कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप इधर इस चीज का ध्यान रखोगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट देते जाएंगे वैसे वैसे ही आप रखते जाओगे, ठीक है। तो मैन उसका फादर कैसे हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया, ये इसका फादर हो गया। उसके बाद में कह रहा है मैरिज ए वुमेन हुज हैड ए कलर ब्लाइंड मदर, जिसकी मदर ये हो गई फीमेल, जिसकी मदर कैसी थी, कलर ब्लाइंड थी, तो दोनों, एंड फादर हैड नॉर्मल विजन, और उसका जो फादर था वो कैसा था, नॉर्मल विजन का था, XY कर दूं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, तो इन दोनों के जो बच्चे होंगे उनमें कितनी परसेंटेज आपको बतानी है कि कलर ब्लाइंड होंगे। देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया, मेन पूछा गया, इनकी ऑफस्प्रिंग में पूछा गया, और तब की इनके फादर और इधर मदर और फादर के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले देखो इनको करना है, क्योंकि डॉटर इनसे आई है, तो मतलब कितनी परसेंटेज आने की, देखो मेल सॉरी फीमेल वो 100% अफेक्टेड है, तो मैं यहीं पर ही रख दूं, सी लिख दूं सीधा सा, यहाँ पर कर दूं मैं XY, तो यहाँ पर आ गया X, यहाँ पर C, यहाँ पर आ जाएगा X C, यहाँ पर क्या जाएगा C Y और CY, यानी कि सन जितने भी होंगे वो तो सारे कैसे होते हैं, अफेक्टेड। लेकिन यहाँ पर देखो जो डॉटर आ रही है वो कैसे आ रही है, कैरियर, यानी कि जो फीमेल दे रखी है इधर वो कैसे हो गई, कैरियर हो गई, ठीक है। और ये जो मेल है वो कैसा है, नॉर्मल है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया गया था। अब इन दोनों का क्रॉस करवाना हमें, तो इन दोनों का क्रॉस करवाना है, तो ऐसे लिख दूं X X C X Y, क्रॉस कर दे XX X X C X Y X C Y, और पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। देखो
मेल चिल्ड्रन बोला है ना, मेल तो भाई ये हो गए ना दो, 50 ये और 50 ये, 50-50 तो हो गए। अब कितने परसेंट अफेक्टेड है, एक अफेक्टेड है, तो मतलब कितने परसेंट आ गए, दैट इज द 50%। तो आंसर में आ जाएगा आपका दैट इज द 50%। क्लियर होगा। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट दी जाए वैसे देखो AIPMT के अंदर आया हुआ 2014 के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। मैंने साइन लगा रखा है, अगर कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डील करता हूँ। यहाँ पर दे रखा है ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है कि एक 1000 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है, जिसमें से 360 की जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल AA ऐसे दे रखा है। 480 की दे रखा है, 480 में कौन सी कंडीशन है, दैट इज कैपिटल A, स्मॉल a की कंडीशन दे रखी है। और 160 में कौन सी है, स्मॉल a। टोटल अगर आप करोगे तो 1000 ही आते हैं। इसमें पूछा गया है बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील A कैपिटल A इन द पॉपुलेशन। कैपिटल A जीन की फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, पॉपुलेशन में है कितनी। देखो भाई इसमें तो दोनों कैपिटल A ही है ना, तो यहाँ पर आ गए 360। अब इसमें देखो 480 की बना है, 480 में दो चीजें, कैपिटल A भी है और स्मॉल a भी है, तो मतलब 50-50 होगी ना भाई। 240 किसका हो गया, कैपिटल का हो गया, और 240 किसका हो गया, स्मॉल का। और हमें किसका निकालना है, कैपिटल का निकालना है, तो दोनों का टोटल कर दें। क्या इसमें कोई है कैपिटल A का, नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल करेंगे तो 6 4 10 1 4 और 2 6। यहाँ पर अगर आप देखोगे परसेंटेज निकालोगे तो आंसर कितना जाएगा, दैट इज द 0.6% की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 1000 में पूछा है तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 0.6। आई थिंक शायद आपको क्लियर होंगे। अब ये सभी जो भी मेन क्वेश्चन जो मैंने सर्कल कर रखे हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को करते हैं जो मेन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिजीज आ जाएगी दैट इज द सिकल सेल एनीमिया, उसको डील करते हैं। आई होप शायद ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, बहुत जरूरी है कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो प्लीज प्रैक्टिस करके देखिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।